माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। मैं आपको आज रेडॉक्स रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम पैराडॉक्स केसेज है। पैराडॉक्स केसेज का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक नीट और जेईई एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को जनरली प्लेन साइंस में नहीं पढ़ाते हैं, प्लेन साइंस के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते हैं। ये जेईई और नीट का टॉपिक है। अगर हम लोग बात करें कि पैराडॉक्स का केस किसको कहते हैं, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन का मतलब डेसिमल में आ रहा है, जैसे 1.3, 2.6, 5.3, 4.2, इस तरीके से फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये किसका हुआ? पैराडॉक्स का केस हुआ। कभी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। क्यों फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है? क्योंकि आपने बॉन्डिंग में पढ़ा है, कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ा है कि दो एलिमेंट्स के बीच में हमेशा 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। 1 पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर शेयर करते हैं, 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर शेयर करते हैं, 3 पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। लेकिन कभी भी आपने देखा है क्या कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसका आधा पोर्शन जो है ब्रेक करके इधर चला जाए एक एलिमेंट की तरफ, आधा इधर चला जाए, या 1/3 जो है एक तरफ चला जाए, बाकी रिमेनिंग दूसरी तरफ चला जाए? ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। तो अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग हो रही है और इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होती नहीं है, यानी कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, हम लोग नॉर्मल मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, तो ये किसका केस हुआ? पैराडॉक्स का केस हुआ। दूसरी जो था इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम लोग किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं और अगर वो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से अधिक आ रहा है या मिनिमम से भी कम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये पैराडॉक्स का केस हुआ। अब आइए देखिए, मैंने लिखा हुआ है पैराडॉक्स का केस। पैराडॉक्स के केस को आइडेंटिफाई करने के 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं। पहली बात कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आएगा, जैसा लिखा हुआ है। जैसे फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? 1.33, 2.6, 5.3, 4.2, 1.9, इस तरीके से आ रहा है, तो ये किसका केस हुआ? पैराडॉक्स का केस हुआ। दूसरी बात, अगर हम लोग किसी मॉलिक्यूल कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं और वो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हायर या लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ठीक है ना? हायर या लोअर का मतलब क्या हुआ? जो भी उसके ग्रुप का, उस एलिमेंट का मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस मैक्सिमम से भी हायर आ रहा है, उस मिनिमम से भी लोअर आ रहा है, तो ये किसका केस हुआ? ये केस हुआ पैराडॉक्स का हुआ। जैसे मैंने लिखा है, हायर या लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज कंपेयर टू देयर असाइन्ड मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में रूल्स नंबर 9 बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका बताया था रूल नंबर 9 में। तो मैंने क्या बताया था कि अगर जैसे ग्रुप है 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, तो 14 ग्रुप के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर रेंज क्या होगा? मैक्सिमम +4 होता है और मिनिमम -4। तो +4 से लेके -4 के बीच में होगा, यानी कि +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4। लेकिन -4 से कम नहीं हो सकता है और +4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है। इसी तरीके से ग्रुप 15 की बात करते हैं, तो इस ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है और मिनिमम -3 होगा, तो +5 से लेके -3 के रेंज में होता है। ग्रुप 16 की बात करता हूं, ऑक्सीजन फैमिली की बात करता हूं, तो इस ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, यानी कि +6 से लेके -2 तक होगा। इसी तरीके से ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली की बात कर रहा हूं, तो इस ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -1, यानी कि +7 से लेके -1 की रेंज में होगा। +7 से अधिक नहीं हो सकता है, -1 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो अगर हम लोग किसी केस में देखते हैं और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप के मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर से हायर या लोअर आ रहा है, तो ये पैराडॉक्स का केस हुआ। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं
किसी मॉलिक्यूल में हम लोग निकालते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। अब सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर किस ग्रुप का है, 16 ग्रुप का है, तो सल्फर का मैक्सिमम +6 होगा और मिनिमम कितना होगा, -2 होगा, ठीक है ना। अब अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज़्यादा +7, +8, +9, +10 ऐसे कुछ भी आ रहा है तो आप समझोगे कि पैराडॉक्स का केस हुआ। इसी तरीके से अगर -2 से कम हो रहा है, -3, -4, -5 इस तरीके से जा रहा है, -2 से कम नहीं हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में ये किसका केस हुआ, ये पैराडॉक्स का केस हुआ। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, किसी कंपाउंड को लेते हैं, किसी मॉलिक्यूल को जिसमें फास्फोरस एलिमेंट है। फास्फोरस किस ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है। फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5, मिनिमम कितना होगा, -3। अब +5 से ज़्यादा हो रहा है, +6 हो रहा है, +7, +8 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये किस तरीके का जो एलिमेंट हुआ, ये कैसा केस हुआ, पैराडॉक्स केस हुआ, ठीक है ना। ओके, जस्ट ए मिनट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग पैराडॉक्स के केस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब पैराडॉक्स में 3 अलग अलग केसेज हैं जिनको मैं केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं केस फर्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझेंगे। केस फर्स्ट मैंने जो लिखा हुआ है कि ये ऐसा केस है जिसमें एक कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्यों कहे, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक 2 सिंपल मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना होगा, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ऐसे केस को हम लोग देखते हैं। पहले केस में हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल को ले रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन 2 सिंपल मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल लिया हुआ है, Fe3O4, Pb3O4, Mn3O4, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब जैसे मैं पहला एग्जाम्पल जो टेकल करने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट एग्जाम्पल Fe3O4 मॉलिक्यूल है। जैसा आप देख रहे हो ये आयरन का ऑक्साइड है। अगर इस आयरन के ऑक्साइड में मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो अगर इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे, अगर नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, ये Fe3O4 = 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल फॉर्म में, इसलिए 0 लिखा मैंने। अब आप जानते हो कि ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, 2 होता है, -2 होता है। तो ऐसी कंडीशन में 4 है तो 4 इंटू इसका -2 हो गया। और आयरन के निकालना है तो आयरन के 3 एटम का कितना करेंगे, 3x = 0 हो गया। तो 3x, और यहाँ पर आप देखोगे 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8 = 0 हो गया। तो 3x = यहाँ पर +8 हो गया। तो x = कितना होगा, +8/3 हो गया। और +8/3 का मतलब क्या हो गया, +2.66 हो गया। अगर 8 में आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, 2.66 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये 2.66 आ रहा है, ये फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है। डेसिमल में कभी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं होगा। डेसिमल में होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर रहा है तो सेम इलेक्ट्रॉन का स्प्लिटिंग हो रहा है, और कभी भी जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन का स्प्लिटिंग कभी नहीं होता है। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का सेम इलेक्ट्रॉन का स्प्लिटिंग कभी नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका केस है, ये पैराडॉक्स का केस है। तो फिर इस पैराडॉक्स के केस में Fe3O4 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, हमको ये पता होना चाहिए कि ये Fe3O4 जो मॉलिक्यूल है, आयरन का ऑक्साइड है, ये 2 सिंपल मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। एक है आयरन का ऑक्साइड जिसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं, और दूसरा Fe2O3 इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ये पता होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए। अब आप जब इस लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन 2 तरीके का ऑक्साइड बनाता है, एक फेरस ऑक्साइड बनाता है और दूसरा फेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब अगर हम लोग इस फेरस ऑक्साइड में देखेंगे तो इस आयरन का निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और इस फेरिक ऑक्साइड में जो था इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अगर यहाँ पर FeO में हम आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 हो जाएगा। Fe2O3 में
अगर इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये कैसे आया, जरा इस बात को भी देखें। ये देखिए FeO = 0 हो गया, ऑक्सीजन इसका -2 होगा, हमको आयरन का नहीं माना हुआ है, X मान लेते हैं, =0 हो गया, तो X = कितना हो गया, +2 हो गया। इसी तरीके से अगर Fe2O3 में अगर हम लोग निकालें, फाइंड आउट करें, तो ये Fe2O3 = 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू के इधर हम लोग 0 लिखेंगे। ऑक्सीजन के एक एटम का -2, तो 3 एटम का कितना हो जाएगा, -x, और आयरन के 2 एटम्स हैं तो इसको 2x बोल दिया, =0, तो 2x = +6 हो गया, तो x = +6/2 करेंगे तो ये कितना हो गया, +3। तो यानी कि हम लोगों ने देखा कि फेरस ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और फेरिक ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। और ये बिल्कुल स्प्लिटिंग फार्मूला सही है, क्योंकि 2 आयरन और 1 आयरन 3 आयरन, 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ये फार्मूला भी सही है, स्प्लिटिंग मॉलिक्यूल भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग तो यहाँ पे कह सकते हैं आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया कि पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe ये कितना होगा, +2 एंड +3 होगा। अगर हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसका यही +8/3 या +2.66 होगा। आइए देखिए, एवरेज का मतलब क्या हुआ कि तीनों आयरन एटम्स को मिलाकर अगर हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आयरन का 1 एटम है और इस एक एटम का कितना है, +2 है। अब यहाँ पे आप देखो आयरन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे मैंने जो तक किया 2 इंटू, और हर एक एटम का कितना है, +3 है। अब आप देखो टोटल मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 आयरन और 1 कितने हो गया, 3 आयरन, तो डिवाइडेड बाय हम लोगों ने क्या किया, 3 किया। अब 1 × +2 कितना हो गया, +2, और 2 × +3 कितना हो गया, +6 हो गया। यानी कि अगर हम लोग देखें तो +2 और +6 हो गया। अगर इसको हम लोग देखते हैं, ये डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया +8/3 हो गया, यानी कि +2.66 हो गया। तो ये जो +8/3 या +2.66 आ रहा था, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था। आपको समझ में आ गया होगा। ये पैराडॉक्स का केस हुआ, ठीक है ना। अगला हम लोग पैराडॉक्स का केस लेते हैं और अगले पैराडॉक्स की बात करते हैं, अगले एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल, अगला एग्जांपल Pb3O4। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमने लिया Pb3O4 लेड टेट्राऑक्साइड। अगर हम लोग Pb3O4 मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इस लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो नॉर्मल मेथड से निकालेंगे तो कितना हो गया, ऑक्सीजन के एक एटम का -2, तो 4 का कितना हो गया, -8, -8 उधर चला गया तो +8 हो गया, तो +8/3 आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आयरन का ऑक्साइड था। आइए हम लोग देखते हैं, ये Pb3O4 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसको मैं 0 कर देता हूं। यहाँ पर 4 एटम्स हैं, तो यहाँ पर 4 एटम का मैं सीधे सीधे लिख देता हूं कि 4 × -2 कितना हो गया, -8, और 3 लेड के एटम्स का 3x = 0, तो 3x = कितना हो गया, +8 हो गया, तो x = +8/3 करेंगे, यानी कि +2.66 आ जाएगा। ये आपने देखा। इसका भी आप देखो +8/3 फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब पैराडॉक्स का केस हुआ। हम लोग पैराडॉक्स का केस आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर एलिमेंट का फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो फिर किसका केस हुआ, वो पैराडॉक्स का केस हो गया। अब ऐसे कंडीशन में इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये जो Pb3O4 मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल 2 सिंपल मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और लेड का ऑक्साइड 2 तरीके का ऑक्साइड होता है, एक लेड मोनोऑक्साइड होता है और दूसरा लेड डाइऑक्साइड होता है। ये बात पता होनी चाहिए आपको, यह याद होना चाहिए कि लेड 2 तरीके का ऑक्साइड बनाता है, एक लेड मोनोऑक्साइड बनाता है और दूसरा लेड डाइऑक्साइड बनाता है।
तो यहाँ पर मैंने लिखा, ये PbO लिखा और PbO2 लिखा। PbO का मतलब लेड मोनोऑक्साइड और PbO2 का मतलब लेड डाइऑक्साइड मैंने लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करूँ, एक लेड, केवल 2 ही लेड हो रहा है, जबकि यहाँ पे 3 लेड है। 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया? 3 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। ठीक है ना? तो स्टोइकियोमेट्री एलिमेंट बैलेंस नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अब हम लोग देखें, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो 2 Pb और 1 Pb कितना हो गया? 3 Pb हो गया। लेकिन 2 2 जा 4 ऑक्सीजन और 1 कितना हो गया? 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ही है, मतलब 2 यहाँ पे नहीं करेंगे। अब 2 को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखते हैं, 2 Pb और 1 Pb कितना हो गया बेटा? 3 Pb हो गया। 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस है। अब अगर लेड मोनोऑक्साइड में देखते हैं, और इस लेड मोनोऑक्साइड में अगर मैं इस लेड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, फाइंड आउट करूं, तो इसका कितना होगा? +2 हो जाएगा। और लेड डाइऑक्साइड में अगर हम लोग देखें तो इसका कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मल मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको तरीका मालूम है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे मैं PbO का निकालता हूं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो PbO = 0। ऑक्सीजन के एक एटम का -2 हो गया। लेड का निकालना है तो इसको x मान लिया = 0, तो x = कितना हो गया? +2। समझ में आया +2 कैसे आया? जैसे अगर मुझे PbO2 का निकालना है तो PbO2 = 0 हो गया। ऑक्सीजन के एक एटम का -2 हो गया, तो 2 का कितना हो जाएगा? -4। इस लेड को x बोल देते हैं =0, तो x = कितना हो गया? 4 हो गया। तो आपने देखा कि कैसे आया +4। तो इस तरीके से हमको समझ में आया कि अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है फ्रैक्शन में तो नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर आ जाएगा पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड +2 एंड +4 आ गया, होल नंबर में आ गया, और ये फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब पैराडॉक्स का केस नहीं है। फिर आप देखो, ये जो +8/3 आ रहा था, इसकी मिस्ट्री क्या थी? ये +2.66 कैसे आया था? रियलिटी में आप देखोगे तो ये तीनों लेड का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था। तीनों लेड का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे? ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग देखें तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये देखिए, Pb = कितना हो जाएगा? 2 एटम है, 2 × हर एक का कितना है? +2 है, तो मैंने यहाँ पे +2 कर दिया। प्लस यहाँ पे लेड का एक एटम है, 1 × एक एटम का कितना है? +4 है, तो ये देखिए +4 हो गया। टोटल कितने एटम्स हैं? टोटल 3 एटम्स है, 2 Pb और 1 Pb, कितने हो गए? 3 Pb, तो 3 से डिवाइड कर दिया। एवरेज में आप जानते हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करते हैं। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये +4 हो गया, और प्लस, और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा /3, यानी कि +8/3 हो गया। +8/3 का मतलब जो तक क्या हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं +2.66। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, कभी भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो भी आ रहा है उस साइन को जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप साइन को रिप्रेजेंट नहीं करते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर गलत है, फिर आप समझ लो। बिना साइन के, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के ऑक्सीडेशन नंबर कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको दूसरा एग्जांपल केस फर्स्ट में बताया। इसी तरीके से अब मैं थर्ड एग्जांपल बताने जा रहा हूं, Mn3O4 का केस बताने जा रहा हूं। अगर हम लोग Mn3O4 के केस में देखते हैं तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये देख लें तुरंत। अगर हम लोग अगला केस लेते हैं, Mn3O4 मॉलिक्यूल का लेते हैं, तो ये देखिए, ये Mn3O4 है। अगर यहाँ पर मैग्नीज का देखें, ऑक्सीडेशन नंबर हमको फाइंड आउट करना है मैग्नीज का, तो इस मैग्नीज का अगर नॉर्मल मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल मेथड से निकालने पर +8/3 आएगा, यानी कि +2.66 आएगा। देखो कैसे आया, ऑक्सीजन के एक एटम का -2, तो 4 का कितना हो गया? -8, इसको 3x बोल दिया, तो ये -8 = इधर जाएगा तो कितना होगा? +8 हो जाएगा, तो +8/3 हो गया, यानी कि +2.66 हो गया। ये आप देख रहे हो, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, यानी कि ये भी किसका केस है? पैराडॉक्स का केस है। और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो होल नंबर में होते हैं, 1 पे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 2 पेयर करते हैं, 3 पेयर करते हैं। कभी भी ऐसा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता कि एक इलेक्ट्रॉन जो था आधा टूट के इधर चला जाए, आधा टूट के इधर, या 1.5 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ऐसे कभी नहीं होता है। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशंस में ये भी पैराडॉक्स का केस आइडेंटिफाई हुआ। अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? इस बात को जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि मैग्नीज 2 तरीके के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एक मैग्नीज का ऑक्साइड बनता है मैग्नीज मोनोऑक्साइड, और दूसरा मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये कैसे पता होगा? ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है बेटा। कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी कि मैग्नीज 2 तरीके के ऑक्साइड बनाएगा, एक मैग्नीज मोनोऑक्साइड, दूसरा मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि Pb3O4 के केस में था, बिल्कुल सेम बातें हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो 2 मैग्नीज और 1 मैग्नीज 3 मैग्नीज हो गया, लेकिन 2 2 या 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन कितना हो गया? 5। यहाँ पे कितना है? 4 ही ऑक्सीजन है, यानी कि 2 स्टोकियोमेट्री यहाँ पे तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो फिर किस जगह पे कर सकते हैं? इस जगह पे। अब बैलेंस हो गया, 2 मैग्नीज और 1 मैग्नीज, 3 मैग्नीज हो गया। 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? 4 ऑक्सीजन हो गए। देखा ना? अब हमको फाइंड आउट करना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने पर अगर मैग्नीज का निकालते हैं तो इसका +2 आएगा, और इस मैग्नीज का कितना आएगा? +4। नॉर्मल मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल में समझाया है। ठीक है ना? फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे MnO = 0 हो गया तो ऑक्सीजन के एक एटम का -2, तो -2 इक्वल टू उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। इसी तरीके से MnO2 = 0 हो गया तो ऑक्सीजन के एक एटम का -2, तो 2 एटम का -4, -4 इक्वल टू उधर जाएगा तो कितना होगा? +4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आया। अब अगर हम लोग देखें तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर ये है कि पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज ये कितना होगा? +2 एंड +4 होगा। अब ये जो +8/3 आया था यानी कि +2.66 आया था, इसकी क्या मिस्ट्री है? ये रियलिटी में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था। अगर हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, किसका निकालेंगे? मैग्नीज का। तो आप देखो यहाँ पे मैग्नीज के 2 एटम्स हैं, तो हर एक का 2 × +2 हो गया, प्लस यहाँ पे मैग्नीज का एक एटम है तो 1 × इसका कितना है बेटा? +4 है। अब अगर आप टोटल देखो तो 2 मैग्नीज और 1 मैग्नीज कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम लोग देखें तो +4 ये हो गया, +4 ये हो गया बेटा, यानी कि सीधे सीधे मैं जो था +8/3 कर देता हूँ, या मैं इसी को +2.66 लिख सकता हूँ। तो ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है ना? अब जैसे जेईई और नीट एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस बात को आप समझना। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि Mn3O4 का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें मैग्नीज का क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है +4/3, दूसरा ऑप्शन दिया गया है +8/5, तीसरा ऑप्शन दिया गया है +8/3, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नन। ऐसा कुछ है। तो ऐसी कंडीशंस में आप देखो कि यहाँ पे सब फ्रैक्शन में ही दिया गया है और Mn3O4 में मैग्नीज का पूछ रहा है, तो फिर मैग्नीज का कितना होगा? +8/3 होगा ना। तो फिर ये भले ना हो, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हो, तो हमको साइन इसी पे लगाना पड़ेगा कि यही करेक्ट आंसर है। बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? अगर बेटा इसी क्वेश्चन को ऐसे जो तक कहा जाता है, सेम क्वेश्चन को, कि पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन Mn3O4, ये क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या गया? पहला ऑप्शन दिया गया है +8/3, दूसरा जो तो ऑप्शन दिया गया है +2 एंड +3, तीसरा ऑप्शन दिया गया है +2 एंड +4, चौथा ऑप्शन दिया गया है, आप देखो
यहाँ पे हम लोग बात करें तो नन ऐसे दिया गया है। ऐसे कंडीशंस में हम लोग अब +8/3 को प्रायोरिटी नहीं देंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे +2 एंड +4 आ रहा है, तो किस ऑप्शन को हम लोग प्रायोरिटी देंगे? +2 एंड +4 को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है ना? तो बच्चों, इस टॉपिक पर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पॉसिबिलिटी होती है, ये मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से पैराडॉक्स केसेज में मैंने पहला केस डिस्कस किया, इसके बाकी के 2 केस और हैं। इन केसेज को समझने के लिए आगे का वीडियो आप देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने जूनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने कलीग्स के साथ, वो सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना? और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल केम फन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एक नया अमेजिंग फैक्ट शुरू करने जा रहे हैं साइंस में, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे रिलेटेड मैं आपको जो था पर वीडियो के लास्ट में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो नीट या जे एग्जाम में पूछे गए हैं। आप जानते हो एक एडल्ट पर्सन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 206 होते हैं। कितने होते हैं? 206 होते हैं। जबकि छोटे बच्चों में, किड्स में, एडल्ट के कंपेयर में नंबर ऑफ बोन्स 100 ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर एडल्ट में 206 हैं तो बच्चों में, किड्स में 306 होते हैं। फिर साथ ही साथ आप देखोगे जो सबसे बड़ी बोन्स होती है वो फीमर, थाई की बोन होती है बेटा, जांग की बोन होती है। फीमर सबसे बड़ी बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है। और सबसे छोटी बोन किसकी होती है? कान की होती है। कान में 3 तरीके की बोन्स होते हैं ना, मैलियस, इंकस, स्टेपिज। तो आप देखोगे जो स्टेपिज बोन होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है। आ गया समझ में? ठीक है। तो ऐसे मैं अपने हर एक वीडियो लेक्चर के लास्ट में कुछ आपको अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा, और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जीएस में पूछा गया है, नीट एग्जाम में पूछा गया है, जे एग्जाम में पूछा गया है। तो आज मैंने आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो था फैक्ट बताया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइकॉन बेल को प्रेस कीजिए। थैंक यू।